हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सबों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे तरीके से तीसरे पार्ट के बेसिक्स को इतने दिनों में क्लियर भी कर चुके होंगे। क्योंकि बीच में मैंने 4-5 दिन का समय आपको दिया था, तो उम्मीद है कि आपने बेसिक्स अच्छे से क्लियर किए होंगे। क्योंकि आज से हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये वो टॉपिक है इस चैप्टर का जिसमें अक्सर बच्चों को परेशानियाँ होती हैं। तो आज हम लोग पहले ये बेसिक्स में समझेंगे कि कैसे हम लोग जो है दिए गए लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को पढ़ करके इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ कुछ शब्दों पर विशेष ध्यान देना होता है, जिनके इक्वेशंस बनाने में आपको बहुत ही हेल्प होंगे। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका सिंबल के फॉर्म में क्या मतलब होता है। जैसे अगर कहीं आपको सवाल में ये लिखा गया है कि कोई एक संख्या दूसरे संख्या से बड़ी है, या फिर इनका अंतर कुछ है, या उम्र से संबंधित प्रश्न में आपको कहा जा सकता है कि कुछ वर्ष पश्चात या कुछ वर्ष पूर्व। तो ये जो कुछ टिपिकल शब्द आते हैं प्रश्नों में, उनके क्या अर्थ है। तो पहले मैं वो आपको बता दूं कि अगर किसी प्रश्न में आपको कहीं पर ऐसा दिख रहा है कि बड़ा है या फिर ज़्यादा है, ठीक है, या फिर वर्ष पूर्व, वर्ष पहले, ठीक है, वर्ष पहले तो अलग हो जाएगा, वर्ष पश्चात या फिर बाद, ये भी होता है, ठीक है, अधिक। तो ऐसे कुछ शब्द जहां पर आएंगे वहां आपको ये समझना है कि वहां आपको प्लस करना है। क्या करना है? प्लस। अगर कहा जाए कि योग जोड़, तो ये तो आप डायरेक्टली समझ ही जाएंगे कि प्लस करना ही है। लेकिन अगर कहीं पर आपको ये कहा जाए कि कोई बड़ा है या ज़्यादा है, वर्ष पश्चात उम्र के दृष्टिकोण से, या कुछ वर्ष बाद, ठीक है, या अधिक है, तो इन सारे परिस्थितियों में आपको वहां पर क्या करना है? प्लस चिन्ह का उपयोग करना है। इसी तरह अगर यहां पर आपको छोटा, कम या अंतर, ठीक है, या फिर वर्ष पूर्व, उम्र के दृष्टिकोण से, या पहले, ऐसे शब्दों का अगर इस्तेमाल हुआ हो प्रश्नों में, तो उस परिस्थिति में आपको माइनस चिन्ह का प्रयोग करना है वहाँ पर। अगर आपको कहा जाए कि दो संख्याओं का अंतर कुछ है, ठीक है, तो अंतर कहने का मतलब क्या हो गया कि उनके बीच घटाएंगे जब उन दो संख्याओं को, तो जो भी परिणाम दिया गया वो आपका शेष रहेगा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अक्सर प्रश्नों में आपको देखने को मिलेंगे। तो इन शब्दों को आपको अच्छे से समझना है। इसको समझते हुए आप आइए, यहाँ पर कुछ प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला प्रश्न जो है आप देख सकते हैं, उम्र संबंधित प्रश्न है। ठीक है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो चूंकि हमारा जो ये पार्ट है वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसलिए यहाँ पर 2 अलग अलग कैरेक्टर या 2 अलग अलग पद आपको प्रश्नों में देखने को मिलेंगे हमेशा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि उन 2 अलग अलग पदों को आपको पहले पहचानना है कि वो 2 अलग अलग टर्म्स हैं क्या इस प्रश्न के आधार पर, और उन दोनों ही पदों को आपको अलग अलग चर के रूप में मान लेना है। आप चाहे तो उसे एक्स वाई के रूप में मान सकते हैं, ए बी के रूप में मान सकते हैं, कोई भी चर के रूप में आप मान सकते हैं। ठीक है, तो उम्र से संबंधित जो भी प्रश्न है, यहाँ पर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि उम्र से संबंधित प्रश्न में अक्सर आपको प्रश्न में ये पूछा जाता है कि उनकी वर्तमान आयु क्या रही है। ठीक है, तो इसलिए जो भी उम्र से संबंधित प्रश्न होंगे आपको हमेशा वर्तमान उम्र को कोई चर राशि के रूप में मानना है। जैसे यहाँ पर 2 पद है हमारे पास, एक आफताब है और एक उसकी पुत्री है। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर हमारे पास, एक आफताब और एक उसकी पुत्री। तो हम लोग क्या करेंगे, आफताब के वर्तमान उम्र को कुछ मान लेंगे, आफताब की वर्तमान आयु को कुछ मान लेंगे हम लोग। ठीक है, ये पहला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन पढ़ के इक्वेशन बनाते हैं। और दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है इस सब सवाल में, वो है आफताब की पुत्री। तो आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु, तो हमेशा उम्र से संबंधित प्रश्नों में आपको वर्तमान आयु ही मानना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर मान लिया
कि आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष थी और आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। अब यहीं से एक चीज़ क्लियर हो जा रहा है कि आफताब जो है वो बड़ा होगा और उसकी पुत्री छोटी होगी, क्योंकि ये साधारण अनुभव की बात है कि किसी भी पिता की उम्र जो है वो उसके बच्चे की उम्र से अधिक होती है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो जा रहा है कि x की जो भी वैल्यू आएगी वो बड़ी होगी और y की वैल्यू जो होगी वो छोटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ परिस्थितियाँ दी गई है। चूँकि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, इसलिए यहाँ पर आपको हमेशा प्रश्न में दो स्थिति दी गई होगी। उन दोनों ही स्थितियों से आपको एक एक समीकरण बनाना है, यानी दोनों स्थितियों को मिला करके आपको दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो पहली स्थिति क्या है कि 7 वर्ष पूर्व मैं यानी कि आफताब अपने पुत्री से 7 गुनी आयु का था। ठीक है, एक स्थिति है। और दूसरी स्थिति है कि अब से 3 वर्ष बाद वो उससे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो यहाँ पर शब्द आया है वर्ष पूर्व और फिर यहाँ पर शब्द आया है वर्ष बाद। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ष बाद आएगा मतलब हमें प्लस करना है, और वर्ष पूर्व अगर कहीं आता है तो वहाँ हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो इक्वेशंस कैसे बनते हैं, तो सबसे पहले देखिए x और y इसके बीच हमें बराबर चिन्ह से तुलना करना है समीकरण बनाने के लिए। तो x y जो है ये आफताब और उसके पुत्री की उम्र हो गई। प्रश्न में कहा गया कि 7 वर्ष पूर्व, यानी दोनों के उम्र में हम क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे, तब जाकर 7 वर्ष पूर्व इनकी उम्र जो रही होगी वो हमें प्राप्त होगा। अब स्थिति क्या है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब जो है वो अपनी पुत्री से 7 गुना आयु का है। तो अगर हमें इसे बराबर करना है तो इसकी उम्र अधिक है और इसकी उम्र कम होगी, और स्थिति क्या है कि इसकी उम्र जो है वो इसके उम्र से 7 गुना अधिक है। तो अगर हमें इसे बराबर करना है तो इसके पुत्री के उम्र को हमें 7 से गुना करना होगा। आप इस चीज़ को इस माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे मेरे पास कुछ पैसे हैं और आपके पास भी कुछ पैसे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो पैसे हैं वो आपके पास पड़े पैसों से 7 गुना अधिक है, तो अगर हम दोनों के पैसों को बराबर करना है तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपके पास जितने रुपए हैं उससे 7 गुना और आपको पैसे मिल जाए, तो मेरे पास जो पैसे हैं उसके बराबर आप हो जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर मेरे पास 75 रुपये है और आपके पास मान लीजिए कि 5 रुपया है, तो अगर आपको और हमारे दोनों के पैसे बराबर करने हैं तो आपके पास भी 75 रुपये होने चाहिए। या दूसरी स्थिति क्या है कि मेरे पास किसी तरह 5 रुपये आ जाए। ठीक है, तो एक तरफ 5 है और एक तरफ 75 है। अगर हम इसे बराबर करना चाहते हैं तो इसके लिए दो चीज़ कर सकते हैं, या तो हम इसे 15 से गुना कर दें तो ये और ये बराबर हो जाएगा 75 और 75, या फिर दूसरा चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि इसे हम 15 से भाग दे दें। अगर हम 75 को 15 से भाग देंगे तो फिर ये किस में बदल जाएगा, 5 में बदल जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर भी गुने की बात हो तो आप वहाँ पे दो चीज़ कर सकते हो, या तो जो कम है उसमें उतना से आप गुना कर दो, या फिर जो अधिक है उसमें आप उतना से भाग दे दें। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि 7 वर्ष पहले ये 7 गुने हैं, यानी आफताब जो है वो अपने पुत्री की उम्र से 7 गुना अधिक था। ठीक है, तो इसलिए हमने पुत्री के उम्र में क्या किया, 7 से गुना कर दिया ताकि दोनों की उम्र जो है क्या हो जाए, समान हो जाए। क्योंकि हमें समीकरण जो बनाना है वहाँ पे बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हुए, तो दोनों पद बराबर होने चाहिए, इसलिए तो इस प्रकार से ये हमने तैयार कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, आप सरल करके समीकरण के रूप में लिख लेंगे। तो अगर इसे हम सरल करके समीकरण के रूप में लिखते हैं तो ये x - 7 बराबर 7y - 49, और अगर सभी पदों को हम एक तरफ लेके आ जाएं तो x - 7y - 7 + 49 बराबर 0 हो जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं x - 7y + 42 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये आपको एक समीकरण प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से एक और स्थिति वहाँ दी गई है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो अब दोनों की जो वर्तमान आयु है उससे 3 वर्ष बाद की बात कही जा रही है, यानी 3 वर्ष बाद कहा जा रहा है, यानी हमें प्लस करना है। तो इनकी वर्तमान आयु क्या क्या है, आफताब की x है और इसके पुत्री की y। तो अगर 3 वर्ष बाद हम जाएं तो 3
दोनों में जोड़ देंगे। अब जोड़ दिया हमने, अब आगे क्या कहा जा रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी आफताब जो है वो अपनी पुत्री की आयु से केवल कितने गुने रहेंगे, 3 गुने। मतलब अगर इसके उम्र में, इनकी पुत्री की उम्र में 3 से अगर हम गुना करते हैं तो फिर से इनकी आयु आपस में समान हो जाएगी। तो इस बार इस परिस्थिति से हम लोग समीकरण बना लेंगे। तो इस परिस्थिति से जब समीकरण बनाएंगे तो x + 3 बराबर 3y + 9, और अगर सबको एक तरफ लेकर के आए तो हमें कुछ इस प्रकार से परिणाम प्राप्त होगा, +3 - 3y - 9 बराबर 0, यानी कि x - 3y - 6 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब चूंकि आप लोग पहले से ही कई सारी विधियां सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि, तो आप ये 2 समीकरण जो आपके पास हैं इसे आप किसी भी विधि से सरल करेंगे तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हम सवालों को देख करके समीकरण बना सकते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है, समीकरण को तैयार करना। समीकरण अगर हमारा बन जाता है तो उसके बाद हम आसानी से उसके हल तक पहुंच सकते हैं किसी भी बीजगणितीय विधि या फिर ग्राफीय विधि के मदद से, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में पहले ही बता दिया। तो जो अभी तक उन्हें नहीं देख पाए हैं तो वो दिए गए लिंक को देख करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। आइए विचार करते हैं कुछ और प्रश्नों पे। तो जैसे दूसरा प्रश्न हमारे सामने है यहाँ पर कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य जो है किसी दिन 160 रुपये है, और 1 महीने बाद जब हम 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये पड़ता है, ठीक है। तो हमें सेब और अंगूर का मूल्य पता करना है कि वो कितना है। तो इसके लिए हमें समीकरण कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो यहाँ पर बात हो रही है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, और इन दोनों को मिला करके 160 रुपये लग रहा है, यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, उनके मूल्यों को जोड़ा गया होगा, तभी जाकर के कुल मूल्य कितना हुआ, 160 रुपये। अब आप तो यहाँ पर 2 चीज़ क्या है हमारे पास, एक सेब है और दूसरा अंगूर है जिसकी कीमत हमें जाननी है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे सेब की कीमत, ठीक है। सेब की कीमत या मूल्य जो है वो x रुपये है, और अंगूर की क्या y मान लेते हैं, अंगूर की कीमत y रुपये, ठीक है। तो अगर 2 केजी सेब की कीमत हमें पता करनी हो तो x रुपये है 1 केजी सेब की कीमत, ठीक है। तो 2 केजी के लिए कितनी हो जाएगी, तो गुना करेंगे 2 से। जैसे अगर 1 केजी सेब का मूल्य 40 रुपये रहा होगा तो 2 केजी का कितना होगा, तो 40 को 2 से गुना करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये 2 केजी के लिए क्या हो जाएगा, 2x, और 1 केजी अंगूर के लिए सिर्फ y। अब देखिए इन दोनों का मूल्य किसी दिन कितना है, 160, यानी इन दोनों को जोड़ा गया होगा। तो इसे जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 160, ठीक है। ये हमारा पहला परिस्थिति हो गया। दूसरी परिस्थिति जो दी गई है 1 महीने बाद, ये 1 महीने की जगह आपको प्रश्न में 10 दिन, 2 साल कुछ भी दिया जा सकता है, तो इससे हमें उतना कोई खास लेना देना नहीं है। मुख्य जो हमारा मुद्दा है वो है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। इसकी कीमत जो है कुछ समय पश्चात कितनी ली गई, 300 रुपये। तो 4 केजी सेब यानी x को इस बार 4 से गुना करेंगे, तब जाके 4 केजी सेब का कीमत पता चलेगा, और 2 केजी अंगूर के लिए 2y, 2 गुना y 2y। अब इस दोनों को मिला करके कितना कीमत हुआ, 300 रुपये। तो इस प्रकार से ये 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गए। अब ये जो 2 समीकरण हमें प्राप्त हुए इसे हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग वर्ड वाले प्रश्नों से यानी लैंग्वेज वाले प्रश्न से समीकरण तैयार करते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आप देखिए, 10 विद्यार्थियों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, 10 विद्यार्थियों, ठीक है। लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पे 2 परिस्थिति है। पहला परिस्थिति तो क्या कि एक प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भाग लिया जिसकी संख्या 10 थी। आगे प्रश्न में कहा गया लड़की और लड़कों के बारे में, यानी इससे क्लियर हो रहा है कि प्रतियोगिता में कुछ लड़के भी हिस्सा ले रहे थे और कुछ लड़कियां भी हिस्सा ले रही थी, लेकिन कौन कितने संख्या में हिस्सा ले रहा है ये हमें पता नहीं है। लेकिन ये पता है कि कुल जो है विद्यार्थी 10 है।
तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि लड़की की संख्या जो है वो x है और लड़कों की जो संख्या है वो y है। ठीक है, तो इससे एक चीज क्या क्लियर हो गया कि जब हम लड़की और लड़के दोनों को मिला देंगे तो टोटल हमें कितना मिलेगा 10, क्योंकि 10 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं प्रतियोगिता में। तो इसका मतलब हुआ कि x और y को जोड़ने पे हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। ये एक स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति जो दी गई है वो क्या दी गई है कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां अधिक हैं और लड़के कम हैं। ठीक है, तो लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़की x है और लड़के y है। अब प्रश्न में क्या कहा गया कि इनकी जो संख्या है, x की जो संख्या यानी लड़की की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से, इसकी जो भी संख्या यानी y, इससे 4 अधिक है। कहने का मतलब कि अगर हम लड़कों के संख्या में 4 अधिक कर दें, अधिक यानी प्लस कर देते हैं, तो वो किसके बराबर हो जाएंगे? लड़कियों की संख्या के बराबर। तो ये दूसरी परिस्थिति हो गई। तो ये बन गया हमारा 2 समीकरण। अब इन 2 समीकरण को हम किसी भी विधि से सरल करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितने लड़की ने प्रतियोगिता में भाग लिया और कितने लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। ये बहुत ही आसान है। x का वैल्यू हम जान रहे हैं y+4, तो अगर हम इस y+4 को x के जगह प्रतिस्थापित कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? y+4 + y बराबर 10। तो y और y जुट के 2y बराबर 10 - 4, तो y बराबर 10 में 4 गया 6/2 यानी 3। तो y का वैल्यू कितना निकल गया? 3। अब y 3 है और टोटल 10 स्टूडेंट थे, तो स्वाभाविक है कि लड़कियों की संख्या 7 हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे मुख्य काम होता है ऐसे प्रश्नों में समीकरण को सही तैयार करना। अगर आप समीकरण सही से तैयार कर लेते हो तो आप प्रश्न आसानी से किसी भी विधि से बना सकते हैं। आइए एक और अलग तरह का प्रश्न देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे कहा गया कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो स्पष्ट है कि यहाँ पे 2 अलग अलग संख्याएं हैं और उनको घटाने पर कितना बच रहा है? 26 शेष बच रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो 2 संख्या होगी उसमें से कोई एक संख्या बड़ी होगी और कोई एक संख्या छोटी होगी, क्योंकि अगर बराबर रहेंगे तो अंतर उनका 26 कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, इसलिए एक संख्या जो है उसे x मान लेते हैं और जो दूसरी संख्या है उसे कोई और चर राशि के रूप में y ले लेते हैं। दूसरी संख्या y है। यहाँ पे एक चीज आपको पहले से ही क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस संख्या को इसमें से बड़ी मान के चल रहे हैं, पहली संख्या बड़ी है या दूसरी संख्या बड़ी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं कि x इज ग्रेटर देन y, तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पर जो पहली संख्या x, इसका मान ज़्यादा है दूसरे संख्या से। ठीक है, या आप इसी जगह ये भी लिख सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी के आधार पर फिर आगे आपके प्रश्न जो है उनके समीकरण निर्धारित होंगे। क्योंकि अगर आप x को बड़ा मान के चल रहे हो और y को छोटा, तो यहाँ अंतर दिखाने के लिए आपको x - y करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम घटाते हैं तो बड़े में छोटे संख्या को घटाते हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि y बड़ी है और x छोटी है, तब उस परिस्थिति में ये जो अंतर 26 है इसे हमें इस रूप में लिखना पड़ेगा, y - x = 26। तो संख्या वाले प्रश्नों में आपको ये ध्यान रखना है कि आप किसे बड़ी संख्या और किसे छोटी संख्या के रूप में मान करके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग ये परिस्थिति लेकर के चल रहे हैं कि x बड़ी है और y क्या है? छोटी है। तो इस परिस्थिति में x में अगर y को घटाएंगे तो प्रश्न के आधार पर इनका अंतर कितना है? 26। तो ये एक स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति इसमें क्या कही गई कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी। कहने का मतलब कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या की 3 गुनी होगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या है x और छोटी संख्या यहाँ पर y। तो अगर हमें इन दोनों को बराबर करना है तो ये तो पहले से ही बड़ा है, छोटा ये है। ठीक है, तो छोटे संख्या को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगा। या फिर दूसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, अगर x और y को बराबर करना है तो बड़े संख्या में 3 से भाग दे देंगे,
क्योंकि यही 3 इधर गुना में, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग। तो आप इसे इस रूप में लिखें या इस रूप में लिखें, बात तो एक ही है। तो अगर हम ये कहते हैं कि x बराबर 3y है, ये दूसरा परिस्थिति हो गया हमारे लिए। अब इसे हम किसी भी विधि से सरल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कुछ शब्द हैं इनके अर्थ आप अगर ध्यान में रखते हैं तो ये प्लस माइनस का जो काम है और कुछ बेसिक सब चीज़ें जो साधारण अनुभव की बात है उसे अगर आप ध्यान में रखते हो तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो है इसे भी आप बड़े ही आसानी से सरल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के ये कुछ प्रश्न और कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे वीडियो को दोस्तों तक फैलाएं। कोई भी परेशानी है तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आज के वीडियो के लिए।